नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष शर्मा आज बार पुनः एक बार आपके साथ जुड़ा हूँ। आप भारत की राजनीति में नए नए घोटाले देखते रहते हैं जो बैंकों से जुड़े हुए हैं। कभी पीएनबी का, कभी एसबीआई का, बड़े बड़े नेताओं और मिनिस्टरों के नाम आते हैं। लेकिन एक घोटाला एक ऐसे बैंक का बताऊंगा जिसे दिल्ली का नागरिक सहकारी बैंक के नाम से जाना जाता है। इसमें घोटाला कैसे हुआ, किस बात पे हुआ, इस सारी बात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिनेश मलिक जी। दिनेश मलिक जी के बारे में भी बताऊंगा कि इनको इस घोटाले के बारे में कैसे जानकारी हुई और क्या क्या इसमें हुआ। लेकिन जो मेन मुद्दा ये है कि घोटाला क्यों हुआ, क्योंकि जनता का पैसा इस बैंक में लगा हुआ है, जनता की ज़रूरतों का पैसा इस बैंक में लगा हुआ है। यदि उसमें ही घोटाला हो जाएगा, जो उनके वोटर हैं, ये जो चुनाव होता है, जो उसके वोटर उनके साथ कितनी बड़ी धांधली ये लोग कर रहे हैं, क्या इन्हें कानून से डर नहीं लगता? क्या देश का कानून इतना बेकार हो चुका है कि अब हर कोई सोचता है कि मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई घोटाला कर लूं? तो इस पूरे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे दिनेश मलिक जी से। दिनेश मलिक जी, पहले तो मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। जैसा कि मुझे जानकारी मिली, दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड में जो चुनाव हुआ था जी 2021 का, इसमें कुछ धांधली चुनाव में भी हुई थी। इससे पहले जो लोग इससे जुड़े हुए थे, उस चुनाव में भी खबर थी धांधली की, और कुछ भर्तियों के ऊपर भी थी। तो ऐसे मुझे 3-4 चीज़ों की जानकारी मिली, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये क्या सारा माजरा जो है क्या है ये? देखो आशुतोष जी, सबसे पहले तो खैर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है सहकारी प्रबंधकों की आवाज़ उठाई। मैं इसका आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप भविष्य में भी जो है आम जनमानस की आवाज़ बनकर अपने मीडियम के माध्यम से ऐसे उठाते रहें। रही बात दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक के बारे में, मेरे फादर इस बैंक के फाउंडर मेंबर में से एक थे। हम बचपन से ही देखते आए थे सहकारिता के बारे में, और 2011 के बाद जब मैं थोड़ा सा इस बैंक की प्रतिरूपी लेनी आरंभ की, उस समय एक बहुत बड़ा एक घोटाला हमारे सामने आया था। हमारे लोगों ने मिल के एक बहुत बड़ा मिशन स्टार्ट किया था मौजपुर से। इस समिति का मुझे चेयरमैन बनाया गया था, 4-5 लोग। हमने वो मुहिम छेड़ी भ्रष्टाचार के खिलाफ। बहुत सारे मुद्दे सामने आए, उनके ऊपर आज केस भी चल रहे हैं। कुछ भर्ती में घोटाला था, उसमें से 40 लोग जो है वो बाहर निकाल दिए गए बैंक से, क्योंकि वो अवैध तरीके से जो है उनकी भर्ती की गई थी। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे। पिछले इलेक्शन में भी मुझे हाईकमांड बनाया गया था, इस इलेक्शन में मुझे हाईकमांड बनाया गया था। इससे पहले जो है दिनेश जी जो चेयरमैन करते थे, और जो वर्तमान के जो भी चेयरमैन है जो प्रदीप शर्मा जी, ये उस टाइम जो है निदेशक हो रहे थे। हम दोनों के साथ रहा, लेकिन साथ रहने का मतलब ये नहीं होता कि हम जो है गलत कार्य का साथ दें। आज हमारे दोनों परिवार से बहुत अच्छे संबंध है। व्यक्तिगत हमारा जो है किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, लेकिन जो है बैंक को लेकर मेरा उनसे मतभेद रहा है। और मैं बैंक की जो है हमेशा से जो है सदैव से हमेशा जो है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो सहकारिता का प्रतिनिधि हो, उनकी आवाज़ हमेशा उठाता रहा हूँ, अलग अलग माध्यम से, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे मैं अपने अनेक मंचों के द्वारा हमेशा उठाता रहा। यदि मैं आपसे पूछूं कि यदि मैं पहला सवाल पूछूं कि चुनाव में और पिछले चुनाव में धांधली किसमें सबसे ज़्यादा हुई और क्या कारण रहा धांधली होने का? क्योंकि आप प्रभारी बने तो सीधा सीधा आरोप आप पे भी लग सकता है कि प्रभारी का भी हाथ हो सकता है। तो आपके हिसाब से क्या इसमें हुआ, क्या नहीं? पिछले चुनाव में आशुतोष जी कोई किसी तरह की कोई धांधली नहीं हुई थी, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय तक जो है एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए थे। सभी लोगों ने मिलकर, अब इस बार जो दो ग्रुप अलग अलग लड़ा था वो एक साथ लड़ा। दोनों ने जो है न्यायालय के द्वारा जो है आवाज़ उठाई थी कि भाई जो है इलेक्शन किया जाए, क्योंकि कई सालों तक जो है लोगों को ना तो लोन मिल पा रहा था जो सहकारिता के सदस्य थे, और ना ही बैंक कोई ऐसी गतिविधियां हो रही थी। बैंक लगातार घाटे में जा रहा था। इसलिए जो है न्यायालय ने जो है अपना आदेश पारित करके जो है ये इलेक्शन कराया, और बहुत अच्छे तरीके से चुनाव संपन्न होता पिछली बार। लेकिन इस बार जरूर इस चुनाव प्रक्रिया में जो है कुछ धांधली हुई, और उसको मैंने जो है चुनाव से पहले भी रजिस्ट्रार ऑफिस को अवगत भी कराया था लिखित रूप में। और रजिस्ट्रार ऑफिस ने जो है जो हमारे आर थे लाल सिंह जी, उनको जो है उन्होंने मार्क भी किया था। मैं आपको उसकी कॉपी भी दिखा सकता हूँ, मेरे पास उसकी कॉपी भी है। लेकिन लाल साहब ने भी ये कहा था कि भाई अब ये समय अब हम नहीं कर सकते। हमें पता है पिछले आर ने जो है, क्योंकि उसमें 2-3 आर चेंज हो गए थे, रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो चेंज हो गए थे। भाई अब मैं इसमें ज़्यादा वो नहीं कर सकता, आपको मैं जो है चुनाव ऐसे कराऊंगा। उसके बाद आपको लगता है तो आप जो है इसको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। तो आपने दी न्यायालय में चुनौती? हमारे नहीं, हमारे वो दूसरे सहयोगी ने दी थी, तो उन्होंने चुनौती दी है। चुनौती देने के बाद जो है रजिस्ट्रार ऑफिस ने जो है एक आर्बिट्रेटर नियुक्त किया था। एक जो है गीता ठाकुर जी हैं लेबर डिपार्टमेंट से, उन्होंने 28 जून 2022 को जो है अपना
आदेश पारित कर और इलेक्शन को नल एंड वाइड घोषित कर दिया। लेकिन आज तक भी इस पर जो है रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, 30 तारीख के अंदर विधिवत रूप से रजिस्ट्रार को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी के विधायक का संरक्षण मिला हुआ था। उन लोगों ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर वर्तमान का जो निदेशक मंडल है उनके ऊपर दबाव बनाकर अपने 7 लोगों को बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में अप्रूव करा दिया। तो उनकी जो रिपोर्ट वो मैडम लगा के गई तो उस पर अब कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। उस पर कार्रवाई चल रही है। अभी ट्रिब्यूनल कोर्ट में भी जो है DCT में भी जो है केस चल रहा है। उसमें उन्होंने 2 तारीख दी है, अभी जो है 2 सितंबर तारीख दी है। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है, देखो तो आपको पता है कि भाई रजिस्ट्रार जो है वो दिल्ली सरकार के अंदर में आता है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का एक राजनीतिक दबाव है। तो ये चुनाव दोबारा भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। ऐसे पूर्व में भी हुआ है, पहले के इलेक्शन कैंसिल भी हुए, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी इलेक्शन कैंसिल हुआ। धांधली तो धांधली है ना। जब नियम के विरुद्ध आप कोई चुनाव लड़ा जाएगा तो वो अवैध है। मैं तो ये कहूँगा कि जब तक जो है, जब आर्बिट्रेटर का एक आदेश पारित हो चुका है 28 जून में कि भाई इलेक्शन इज नल एंड वाइड, तो निदेशक मंडल को वर्तमान में तो कोई भी किसी तरह की भी गतिविधि नहीं करनी चाहिए बैंक के प्रति, वो अवैध है। तो दिल्ली सरकार लगातार मीटिंग कर रहे हैं। दिल्ली सरकार का कौन सा विधायक है वो? सौरभ भारद्वाज विधायक है दिल्ली सरकार के। उन्होंने जो है इनको संरक्षण दिया। मैं कहता हूँ ठीक है। हालांकि देखो, सहकारिता का मतलब होता है सहकारी बंधुओं का सभी लोगों का आपस में पैसा होता है और वो एक दूसरे की मदद के लिए होता है। जब किसी भी सहकारिता का राजनीतिकरण हो जाता है तो वो गर्त की ओर जाना शुरू कर देती है। यहाँ पर भाई भतीजावाद, व्यक्ति विशेषवाद, रिश्तेदारवादी, ये सब चीज़ चल रही है। आज भी आप देखोगे तो वर्तमान में भी जो है जितने भी निदेशक मंडल है उनमें से कई निदेशक मंडल के रिश्तेदार भी बैंक के अंदर कार्यरत हैं जो लाभ के पद पर विराजमान। अच्छा, ये एक बात मुझे समझ नहीं आती। दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में जो लोग जॉब के लिए मिलते हैं वो कोई ना कोई किसी के रिश्तेदार को ही जॉब मिलती है उसमें। तो ये इसमें क्या राज है कि मतलब कहीं ना कहीं मतलब जो पैसे दिए जाते हैं या कोई प्राइज मनी बंधी हुई है कि आप इतना दीजिए आपको जॉब मिल जाएगी? ऐसा मामला मैंने 2-3 साल पहले भी मेरे याद है, मैंने सुना था। उसमें भी कितने 80 या 40 आदमियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। ऐसा धांधली मतलब क्या हो रहा है इस बैंक को? देखो, ऐसा है आशुतोष जी, पिछले जो पहले जो भर्ती हुई थी 40 लोग उसमें जो है वापिस हुए थे, उस भर्ती को भी इन्होंने बिना किसी नियम के लागू किया था। एक छोटे से अखबार में इन्होंने एक छोटी सी कटिंग दी थी और उसमें अप्लाई करने के लिए कोई समय नहीं दिया था और एक दिन के अंदर ही 80-82 लोगों का इंटरव्यू एक दिन के अंदर ही कर दिया था। क्योंकि सारे यहाँ पर बेसिकली एक प्रोसेस जो इसका भर्ती का जो प्रक्रिया है वो नियम के विरुद्ध थी। इसीलिए ही जो है न्यायालय उन सबको जो है बर्खास्त करके 40 लोगों को बाहर निकाल दिया। दूसरी बड़ी बात क्या होती है कि यहाँ सबसे बड़ा जो गोरख धंधा जो चलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर या इस बैंक के अंदर, वो सिर्फ 2 ही चीज़ का है। एक तो पोस्टिंग का, दूसरा जो है भर्ती का। यहाँ पर सिर्फ ट्रांसफ़र। आज कोई भी डायरेक्टर कभी भी CEO को फ़ोन करके बोल देता है कि इस फला आदमी को वहाँ भेज दो, दूसरी ब्रांच में उस फला को वहाँ भेज दो। मैं आपको बताऊँ आशुतोष जी, आप रिपोर्ट उठा के देख लेना, 17/10/2021 जिस दिन से इलेक्शन हुआ है और आज जो है 30 तारीख होगी, 30 जुलाई 2022, इस समय के अंदर कितने कर्मचारियों के ट्रांसफ़र इन्होंने किए हैं और कई बार किए हैं एक ही कर्मचारी के, बिना किसी आरोप के, बिना किसी उसके जो है इन्होंने ट्रांसफ़र किए। क्यों? क्योंकि गोरख धंधा बनाया हुआ। जैसे ही वो नज़दीक अपनी ब्रांच में आना चाहेगा, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी डायरेक्टर के माध्यम से वो अपना जो है समझौता करेगा। और एक मुद्दा मेरे बाहर ये भी आया था कि RBI ने कुछ ब्रांचों को बंद करने के लिए आदेश दिए थे कि वो घाटे में चल रही है। वो ब्रांच मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे आइडिया, अभी तक बंद नहीं हुई है। यदि वो बंद हो जाएगी तो स्टाफ भी भरमार के हो जाएगा उनके पास। तो इसमें भी कुछ धांधलीबाजी है? हाँ, बिल्कुल है। देखो, ये दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक जो है दिल्ली का एक प्रतिष्ठित बैंक रहा है और नंबर 1 बैंक रहा है। इसको अवार्ड भी मिला हुआ है। उसका सबसे मुख्य कारण था कि जो इसकी जो रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी वो अध्यापक हुआ करते थे। और आपको पता है कि अध्यापक किसी भी देश के युवा को दिशा और दशा दोनों देते हैं। वो आर्थिक रूप से भी जो है इस बैंक को मदद कर रहे थे, क्योंकि उनका जो लोन है, एक अध्यापक कभी भी अपनी सैलरी आते ही सबसे पहले जो है वो लोन की जो है किस्त दिया करता था। तो ये बैंक बहुत अच्छी तरह से चल रहा था और लगातार प्रोग्रेस कर रहा था। लेकिन जब से इस बैंक का राजनीतिकरण होना शुरू हुआ, ये बैंक गर्त में जाता रहा। रही बात आपकी जो ब्रांच की, जो आपने ब्रांच का कहा था कि भाई जो है 4 ब्रांच जो वर्षों से घाटे में चली आ रही है, उनको RBI ने कहा कि भाई जब इनसे कोई लाभ नहीं मिल रहा तो इनको बंद कर दिया जाए। लेकिन इनको पता है कि यदि ये ब्रांच बंद कर दी गई तो आज जो है
हमारे पास जो है स्टाफ की कमी नहीं रहेगी। आज हम इन ब्रांच को दिखाकर हम ये कह सकते हैं कि हमें स्टाफ की जरूरत है और हम नए स्टाफ की रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। और नया स्टाफ जो इनको रखना होता है वो अपने रिश्तेदार या अपने परिचित, और उनको भी जो है कहीं ना कहीं समझौता करके ये लोग रखते हैं। बिल्कुल सरेआम बोली चलती है जी, इसमें कोई तो मलिक साहब, जैसा कि आपने कहा कि सरेआम बोली चलती है और सरेआम ही धंधा चल रहा है, वो बता देते तो हैं आप पे भी आरोप लग सकता है बिल्कुल। कि हो सकता है कि मलिक साहब कुछ लेन देन के चक्कर में इस तरह की बातें कर रहे हो। तो यदि मैं प्रूफ की बात करूं, हाँ। क्योंकि हर जगह प्रूफ मांगा जाता है, यदि आप कोर्ट में जाएंगे या किसी भी सामाजिक स्तर पे जाएंगे तो सबसे ज़्यादा प्रूफ मांगा जाता है। बिल्कुल। तो क्या आपके पास वो सारे ठोस सबूत हैं? क्योंकि ये है, आपने आरोप लगाना शुरू करा है अभी, और आपके ऊपर या मेरे ऊपर भी आ सकता है कि मीडिया वालों ने पैसे खाए होंगे या दिनेश मलिक जी पैसे खाना चाहते हो। इस तरह के आरोप जब हम किसी सत्यवाद के पीछे लगते हैं तो हमारी असत्यवादें हमें घेरना शुरू कर देती हैं। तो यदि आप पे ठोस सबूत हैं, बिल्कुल। देखो मेरी बात सुनो, आपको कोई सरेआम तो बोलेगा नहीं, ये तो आप भी जानते हो। क्योंकि आज क्या हो रहा है, आज यही स्थिति बैंक के कर्मचारी की हो रही है, क्योंकि बैंक का कर्मचारी किसी न किसी रूप से कहीं ना कहीं समझौता करके बैंक के अंदर आया हुआ है। जो लोग इनके सगे रिश्तेदार भी थे, उनके आरोप प्रत्यारोप पहले भी लगे हैं, वो सारे 2011 से इस प्रक्रिया चली आ रही है। उसमें यहाँ तक के भी आया था कि इन्होंने अपने रिश्तेदार की ज़मीन तक भी लिखवा ली थी, इन्होंने उससे वो लिया, उससे वो लिया, वो सारी चीज़ें आई है। उसी वजह से जो है वो 40 भर्तियाँ जो है बहुत सारे एविडेंस कोर्ट में प्रस्तुत भी हुए थे। हमारी टीम का ही वो हिस्सा थे, वो लोग बाद में लगे रहे थे। हमें किसी आपसी मतभेद में कहीं ना कहीं उनका एक स्वार्थ मुझे आभास हुआ, तो मैं उस ग्रुप से अलग होकर आ गया था। मैं अपने मन से अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपने हिसाब से लड़ रहा हूँ। लेकिन इस तरह का सबूत, क्योंकि कोई सरेआम भाई कोई रिश्वत दे के जा रहा है, वो भी मुँह से तो बोलेगा नहीं। लेकिन जब वो निकले कहीं ना कहीं अनियमितताएं बढ़ती हैं, उन लोगों ने, कुछ लोगों ने अपनी इनसे डिमांड भी करी कि ठीक है, जो हमारा पैसा गया हुआ है, या कोई नंबरिंग तो इस तरह का पैसा कोई देता नहीं, रिश्वत का पैसा देता नहीं है। लेकिन यदि इस तरह की अनियमितताएं नहीं होती तो ये ओपन प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया जो भर्ती प्रक्रिया थी उसको ओपन रखते, उसका एक समय देते, और रिश्तेदार की बजाय तुम जो है ओपन सभी लोगों को, जो 75,000 आज बैंक के सदस्य हैं, क्या सबके परिचित नहीं हो सकते? अरे हम ये कहते हैं कि तुम उनको रखो, लेकिन एक काबिल आदमी को, एक जानकार के थ्रू यदि तुम रख भी रहे हो, ठीक है, एक निदेशक मंडल को आप बोल भी रहे हो कि भाई यदि आपके पास कोई बच्चा काबिल है तो उसमें अप्लाई कर सकता है, और वो अपनी पूरी प्रक्रिया को जो है यदि वो सही ढंग से जो है पूरी करता है तो उसको हम रखने में कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी सदस्य को बैंक को नहीं दिक्कत होनी चाहिए, ना मुझे होनी चाहिए, ना आपको भी होना चाहिए। जैसा कि आपने कहा, मैडम ने उस चुनाव को अवैध घोषित करा, हाँ अब वो लोग अभी भी वर्किंग कर रहे हैं, हाँ। उसमें से लोन भी पास हो रहे होंगे और भी सब प्रक्रिया जो होगी वो सारी चल रही होगी। तो ये इसके ऊपर क्या कदम आप उठाना चाहते हैं जिससे प्रक्रिया कैसे रुकेगी? अभी देखो डीसीटी ने, ये लोग जो है स्टे के लिए गए थे, तो डीसीटी ने इनको जो है 2 सितंबर की डेट दी, तो 2 सितंबर तक इनको राहत मिल गई है। हालांकि इन्होंने जो है इनके जो उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करके एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का गठन किया जाता है। आज दिसंबर 2019 में बोर्ड आरबीआई का एक सर्कुलर आया था, नोटिफिकेशन आया था, जिसमें आरबीआई ने कहा था कि जिस भी सहकारी बैंक का डिपॉजिट 100 करोड़ से ऊपर का है, उसको एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का एक विद ड्यू प्रोसेस बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का गठन कर सकता है, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर कम से कम 2 या मैक्सिमम जो है 50% से ज़्यादा नहीं रख सकता, बाकी उसको बाहर से रखने पड़ते हैं। लेकिन बाहर से भी वो लोग रखने चाहिए जो वो सारी कंडीशन फुलफिल करते हैं। लेकिन इन लोगों ने विदाउट एनी बाईलॉज में अमेंडमेंट किए, बिना एजीएम में अप्रूव किए, इन लोगों ने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का गठन कर दिया, क्या अवैध है। टेक्निकली जब जो है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का गठन करने के लिए आपको बाईलॉज में अमेंडमेंट करके उसको एजीएम में अप्रूव किया जाता है। हमारी अभी तक एजीएम ही नहीं हुई, पिछले कई सालों से एजीएम नहीं हुई, तो इसका मतलब अमेंडमेंट तो हुआ ही नहीं, और जब अमेंडमेंट नहीं हुआ तो वो अप्रूव भी नहीं हुआ, जब एजीएम नहीं हुई तो कैसे इन्होंने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का गठन कर दिया। 7 लोग रखते, 7 लोग में से 6 लोग जो है उधर जो है विधायक जी के ही नियर एंड डियर हैं, एक हमारे मौजपुर से हैं रविंदर शर्मा जी, बाकी आप सही मायने में यदि आप 12 डायरेक्टर्स हैं निदेशक मंडल के अंदर, यदि आप उनको सबसे सबके नाम पूछोगे तो आप में भी मेरा चैलेंज है, कोई आदमी नाम नहीं बता सकता, ना उनकी क्वालिफिकेशन बता सकता, ना उनके बारे में बता सकता, कुछ नहीं बता सकता। अब आप इस अंदाजा लगा सकते हो कितना अच्छा तो मैनेजमेंट। आप ये देखिए, जैसे मलिक साहब ने बताया, दिल्ली नागरिक सरकारी बैंक में किस तरह से पूरी धांधली चुनाव में चली है, और इसमें यदि मैं कहूँ दिल्ली सरकार के एक विधायक सौरभ भारद्वाज जी का भी नाम आ रहा है, जिसमें केजरीवाल जी ये कहते हैं कि हमारी ईमानदारी की सरकार है, हम बेईमानी से कोसों दूर रहते हैं। अब उनका भी नाम इसमें, कितने वो दोषी पाए जाते हैं इसके अंदर, इसकी जानकारी तो जब आगे आगे कार्रवाई, जैसे कानूनी कार्रवाई चलेगी
उसी हिसाब से पता लगे। हम तो इस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जिस तरीके से दिनेश मलिक जी ने बताया, ये सारी धांधलीबाजी का खेल चल रहा है। इसमें क्या होगा, कैसे होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप ये सोचिए, जिस जनता का पैसा उस बैंक में लगा हुआ है, तो उस पैसे का कितना दुरुपयोग ये लोग करना चाहते हैं। और क्या इनको कानून से डर, मैं पुनः एक बार कहूँगा, क्या इन्हें कानून से डर नहीं लगता? आप ये सोचिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार, दिल्ली सरकार का भी इसमें नाम, मैं खुले शब्दों में कहूँगा, जब उनके विधायक का इसमें नाम आ रहा है, कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की मिली भगत से ये सारा खेल चल रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो ये बैंक जनता के करोड़ों रुपए लेके और गायब भी हो जाए, या बंद हो जाए, या घाटे में चला जाए। तो मैं आपसे पुनः एक बार निवेदन करूँगा, जिस का इस बैंक में खाता है, या जो इसके वोटर हैं, कृपया इसकी आवाज़ उठाएं और अपने पैसे की, खून पसीने की कमाई को बचाने की कोशिश करें। और मलिक साहब, आप इसके ऊपर कुछ और कहना चाहेंगे? देखो आशुतोष जी, मैं तो यही कहूँगा कि इतना प्रतिष्ठित बैंक था, हम ये कहते हैं कि ठीक है, राजनीतिक जनप्रतिनिधि को बैंक की सहायता करनी चाहिए, बैंक को सपोर्ट करना चाहिए, हम ये नहीं कहते। बट मैं ये सारी बात इसलिए रख रहा हूँ ताकि विधायक जी के सामने भी ये बात जाए, विधायक जी के सामने भी ये बात जाए। यदि हो सकता है उनके संज्ञान में ये बात ना आई हो, लेकिन उनके सामने भी जाए। और यदि उनके सामने जा रही है, मैंने जो है आपको मैंने बताया, मैंने जो है दिल्ली के जो हमारे जो सहकारिता मंत्री गौतम जी, मैंने उनको भी लेटर भेजा हुआ है, तो वहाँ से भी उनको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैंने सारा वृत्तांत दिया हुआ है इसके अंदर जो है कि भाई वो यदि उनके सामने जो जानकारी आती है तो वो उन पर जो है सकारात्मक कार्रवाई करें। और जो गोरख धंधा जो ट्रांसफ़र का इन लोगों ने जो अभी कल ही जो है 3 ट्रांसफ़र इन्होंने फिर कर दिए, कल ही 3 ट्रांसफ़र करे इन्होंने जो है। और आप यकीन मानना, एक महिलाएँ सोनीपत से एक महिलाएँ जो है नरेला ब्रांच में थी, उसके पास सबसे नज़दीक ब्रांच नरेला पड़ती थी, उस महिला को इन्होंने ट्रांसफ़र बदरपुर मीठापुर कर दिया था, जो 125 किलोमीटर से करते पड़ते। मैंने इसमें हस्तक्षेप करके निदेशक मंडल से रिक्वेस्ट करके, मैं आपको एक बात यहाँ पर वो बताना चाहूँगा। देखो, मेरे 2-3 निदेशक मंडल परिचित तो सभी हैं, लेकिन वो समय समय पर जो है आवाज़ उठाते हैं। एक उनमें राजकुमार शर्मा जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, एक मेरा भारद्वाज है, छोटे भाई हैं, ये निदेशक मंडल हैं। ये समय समय पर अपनी आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि मैं इनको ये बोलते हैं कि भाई मलिक साहब, आपके यदि नॉलेज में कोई बात आती है तो आप हमारे सामने रखो, हम बोर्ड के सदस्य हैं, आपने हमें चुनाव सागर भेजा हुआ, हम आपकी आवाज़ को जरूर उठाएंगे। और ये आवाज़ उठाते हैं। लेकिन निदेशक मंडल में 12 लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो लोग जो है अपने समझौता कर लेते हैं, वो आवाज़ दबा देते हैं, लेकिन ये आवाज़ उठाते हैं। अब मैं आपको बता रहा था, उसको ट्रांसफर 125 किलोमीटर दूर बदरपुर कर दिया गया। एक लड़का जो है पानीपत से आता है, वो नरेला ब्रांच में था, उसको नज़दीक वहाँ पड़ती है, उसका ट्रांसफ़र इन्होंने कृष्णनगर ब्रांच कर दिया। एक जो है निठारी से आता है, उसका ट्रांसफ़र इन्होंने जो है वहाँ पे बदरपुर में कर दिया। एक हमारे जो है पंडित जी थे NK शर्मा जी, उनका जो है DK शर्मा जी, उनका जो है वो नजफगढ़ से आते थे, बेचारे रिटायरमेंट की स्थिति में थे, उनका ट्रांसफर उन्होंने बदरपुर कर रखा था। उनको मैंने कह सुन के, भाई इस आदमी रिटायरमेंट में, वो आदमी आने जाने में रहेगा, वो मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से जो है वो परेशान रहेगा, तो बैंक के लिए क्या करेगा? अल्टीमेटली तो जो 75,000 जो हमारे सदस्य हैं उनका नुकसान हो रहा है ना इसी, तो वो सर उन्होंने कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये ट्रांसफ़र के जो व्यापार को लगातार बनाए हुए हैं, उसके माध्यम से जो है समझौता करके वापस उनको वहाँ भेज देते हैं। भाई भतीजावाद है। अपने सगे रिश्तेदारों को ये ब्रांच में, मैं सरेआम कह रहा हूँ, आप जाके चेक कर लेना, पिछला रिपोर्ट उठा लेना, अपने सगे रिश्तेदार, इनका भीम शर्मा नाम है उसका जो है लड़के का, इनका जो वर्तमान के जो चेयरमैन है, इनका रिश्तेदार है, उसका ट्रांसफ़र कृष्णनगर ब्रांच में हुआ है, बदरपुर से आगे से कहीं से आता है, वो 1 हफ्ते में आके हाजिर लगाता है। आप पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करेंगे, आपको पता लग जाएगा, CCTV कैमरे लगे हुए हैं कि वो हफ्ते में कितने दिन आया। पूरे हफ्ते की मैंने इसको अवगत भी कराया था, चेयरमैन साहब को भी कहा था, मैंने कहा ये सब चीज़ सही नहीं हो रही है। उन्होंने कहा था कि ठीक है। मैनेजर को मैंने बोला था, अश्विनी कुमार जी मैनेजर से, कहने लगे मलिक साहब हम क्या करें, तो आपको तो पता ही है भाई चेयरमैन साहब के रिश्तेदार हैं। तो इस तरह की हालत, ये सहकारिता का पैसा है। तो आप दिल्ली जो इसके मेंबर हैं जी चुना, उनसे क्या अपील करना चाहिए? मैं उनसे यही कहूँगा सभी सहकारिता बंधुओं से कि आपकी जो है बहुत ही मेहनत का पैसा है, क्योंकि सहकारिता का पैसा एक सभी आप बहुत से बेचारे मेंबर ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता। अरे आज एक छोटी सी सोसाइटी के अंदर आप 2200, 2250, 2500 रुपये में आप मेंबरशिप लेते हो, साल भर में आपको डिविडेंड 2,500 तो डिविडेंड मिल जाता है। पिछले 2014 से आज तक इस बैंक में किसी भी सदस्य को कोई लाभांश नहीं मिला। तो मेरे पास RTA का जवाब है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, कोई लाभांश नहीं मिला। तो क्या फायदा इस बैंक का जहाँ पे 75,000। इसीलिए यहाँ पर जो है लोग बाग जो है अपनी सदस्यता को विड्रॉ करते हैं। और दूसरी बात यह
सबसे बड़ी बात ये हो क्यों रहा है, क्योंकि ये लोग जो है क्या करते हैं, अभी आपको मैं बताऊं, कुछ लोग जो डिफाल्टर सदस्य थे करावल नगर ब्रांच में, कुछ लोग डिफाल्टर सदस्य थे, उनको रिजाइन कराकर यमुना विहार ब्रांच में उनको दोबारा मेंबर बनाकर और उनको लोन दे दिया, और आज वो बहुत सारे गायब हैं। अभी बहुत नए सारे केस, मेरे पास 2-3 केस वो मेरे सामने आए हैं, मेरी नॉलेज में आए हैं, मैं आपको उनसे समय समय पर अवगत कराता रहूँगा। एक कर्मचारी जो है यहीं पे जो है 100 फुटा रोड में, जो वर्तमान जो चेयरमैन के भाई की दुकान के पीछे, उसको इन्होंने जीटीबी के अंदर सरकारी मुलाजिम दिखाकर उसकी 5 श्योरिटी करा दी हैं, उसको लोन दे दिया है, उसका केस आर्बिट्रेशन में गया हुआ है, जबकि जीटीबी की रिपोर्ट आ गई हमारे यहाँ से नाम कोई कर्मचारी काम नहीं करता। ऐसा ही केस एक घोंडा का है, सतीश कुमार और सुनील कुमार, फर्जी रजिस्ट्री के ऊपर जो है उसको लोन दे दिया गया। सीलमपुर में बहुत सारे केस हैं ऐसे, यदि आप तहकीकात करोगे, यदि आप पहुँचोगे, तह तक पहुँचोगे, मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये आवाज़ उठाई है, और मैं चाहता हूँ उसको बारीकी से समय समय पर आप जो है विभिन्न ब्रांचों में, हमारी 14 ब्रांच है दिल्ली के अंदर, आप विभिन्न ब्रांच में जाकर आप जो है इंडिविजुअल जाकर आप देख सकते हैं सब क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। ये देखिए मलिक जी हमारे साथ थे, इन्होंने सारी जो जानकारी आप लोगों को दे दी है, और जैसे जैसे इस पर आगे कार्रवाई होती रहेगी मैं भी इस पर अपडेट आपके सामने देता रहूँगा। और फिर एक बार पुनः कहूँगा कि आपका ये अपना पैसा है, जो इसके वोटर हैं, क्योंकि यहाँ चुनाव की प्रक्रिया है, जो वोटर हैं उनके मेहनत का पैसा है, तो जो भी इस पर उचित कार्रवाई आने वाले समय में दिल्ली सरकार से या न्यायालय की तरफ से जो करी जाएगी वो आपके सामने उसकी अपडेट आती रहेगी।